A very good morning to all of you class. This is Mala Tiwari, your social science teacher. बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें अभी तक हमने असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन के पश्चात कांग्रेस के कुछ नेता वर्ष 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। इनमें C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला, जबकि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता उग्र जन आंदोलन व पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इससे कांग्रेस में ही आंतरिक बहस व असहमति की स्थिति उत्पन्न होने लगी। इसी बीच 1930 के दशक में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का व्यापक असर भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात पर भी पड़ा। ग्रामीण इलाकों में किसानों में व्यापक जन असंतोष उत्पन्न होने लगा, क्योंकि वे अपना लगान चुका पाने की स्थिति में नहीं थे। साथ ही ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया, जिसे भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर अपने सुझाव देने थे। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण भारतीयों ने इसका व्यापक विरोध किया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका विरोध जगह जगह पर प्रदर्शनों द्वारा किया गया। प्रदर्शनों में जगह जगह साइमन कमीशन वापस जाओ व साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए। इस विरोध में कांग्रेस व मुस्लिम लीग आदि सभी पार्टियों ने एकमत होकर हिस्सा लिया। विरोध को शांत करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किया। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ है भारत को एक ऐसे स्वतंत्र राज्य का दर्जा देना जो स्वतंत्र होकर भी ब्रिटिश राज्य के साम्राज्य के अधीन होगा। लॉर्ड इरविन ने भावी संविधान की चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलनों के आयोजन का भी प्रस्ताव रखा। कुछ कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्षधर थे, परंतु 1929 के दिसंबर के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग को रखा। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ हुआ और किस प्रकार से इस आंदोलन में गतिविधियां हुई। देश को पुनः एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में प्रयोग किया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांगें रखी। इन मांगों के जरिए गांधी जी समाज के सभी वर्गों को अपने आंदोलन के साथ जोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण को दमनकारी बताते हुए उसका विरोध नमक सत्याग्रह के रूप में प्रारंभ किया। इरविन द्वारा गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगें न मानने पर गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ नमक यात्रा प्रारंभ की, जो गुजरात के दांडी तट पर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक बनाकर नमक कानून के उल्लंघन पर समाप्त हुई। अपनी पूरी यात्रा के दौरान गांधी जी ने जगह जगह पर सभाएं की व लोगों से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने की अपील भी की। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। यह आंदोलन पूर्व के सभी आंदोलनों से अधिक प्रबल सिद्ध हुआ। इसमें व्यापक जन सहभागिता दिखाई पड़ी। इस आंदोलन में देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, किसानों ने लगान चुकाने से मना कर दिया, जंगलों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इन सभी से चिंतित होकर अंग्रेज सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। वह आंदोलनकारियों पर व्यापक दमन चक्र भी चलाया।
इसमें लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार की इस निर्ममता से दुखी होकर गांधी जी ने पुनः आंदोलन को वापस ले लिया। वह 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर उन्होंने दस्तखत कर दिए। इसके बदले सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिसंबर 1931 में लंदन गए। वहां पर कोई भी संतोषजनक निष्कर्ष न निकलने पर गांधी जी निराश होकर पुनः भारत लौट आए। यहाँ पर गांधी जी की अनुपस्थिति में अंग्रेजों ने व्यापक दमन चक्र चलाया। खान अब्दुल गफ्फार खान व जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। वह कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इन सब से आहत गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन लगभग साल भर चला, परंतु 1934 तक आते आते इसकी गति कुछ मंद पड़ गई।